और यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है और सोर्सेस रखे हैं साथ में कि कहाँ से पढ़ना है। आई होप कि आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है। जो न्यू लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ स्टिक टू द वन सब्जेक्ट वन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया है इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए और मिडाइवल के लिए भी, और साथ में इन्होंने जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, इसका भी इन्होंने यहाँ पे मतलब जिक्र किया है। तो इसको भी आप कंप्लीट ना पढ़ मतलब अगर आपसे कंप्लीट पढ़ना नहीं होता है तो प्लीज जो एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन होता है, अगर हो सके तो वो पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये सोर्सेस है। और यहाँ पे उन्होंने अगेन ये 12th की है, न्यू एनसीईआरटी है, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो है थीम इन इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल स्किप ना करे, हो सके तो रिलीजियसली पढ़िए, अगर नहीं हो सकता है तो वो बॉक्स में जो दे रखा होता है या क्रोनोलॉजी होती है इसके अंदर, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट भी मेंशन की है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कवर नहीं हो रही है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर ये जो विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है तो वहाँ से, या क्विक रिवीजन मटेरियल है ये, तो यहाँ से भी आप अपना कवर कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी दे रखा है यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा वाली जो एनसीईआरटी है तो उससे भी आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हो, या तो स्पेक्ट्रम करिए, बेस्ट है, मैं तो स्पेक्ट्रम ही फॉलो करती हूँ, तो आप अपना देखिए, क्योंकि सोर्सेस तो बहुत सारे हैं मार्केट में, इवन नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो ओरिजिनल बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, हो सके तो शॉर्ट नोट्स आपने खुद के बनाइए, जो आपको याद नहीं रहता उसी को हम लिखते हैं तो उसको ही बोलते हैं नोट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाइए आपके खुद के, दूसरों के फॉलो करना कभी कभी हो सकता है कि आपको याद ना रहे, डिफिकल्ट जाता है दूसरों के फॉलो करने में नोट्स, तो अगर आप खुद के बनाओ तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बुक्स को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। अगर आपको किसी और के नोट्स अच्छे लगते हैं, याद भी रह रहे, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी इन्होंने अभी देखा हमने, न्यू एनसीईआरटी जो है 12th की थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, मतलब ये भी एनसीईआरटीज है। मेरी मानो तो आप एंशिएंट और मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली वर्ड टू वर्ड, क्योंकि उसमें जो दे रखा होता है ना उसी से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। और एक बात है, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्जाम, सीडीएस है या सीएपीएफ है, सीएपीएफ ये है, तो इनके पीवाईक्यू देखें, इनके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखें, उससे क्या होता है, हमारा जो सीएससी के पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले यहाँ पे वन लाइन वाला क्वेश्चन पूछा हो, यहाँ पे क्या करता है 1 2 3 लाइन देते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने आज ही यूट्यूब पे एक दिखाया था आपको स्तूपा से रिलेटेड, कैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था स्तूपा से रिलेटेड, बुद्धिस्ट स्तूपा जो होते हैं उससे रिलेटेड, और सीडीएस में वही क्वेश्चन 2018 में पूछा था, और उसी को यहाँ पे 3 स्टेटमेंट देके पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफी में भी होते हैं रिपीटेशन, इकोनॉमिक्स में होता है, हिस्ट्री में होता है, पॉलिटी में होता है, तो आप इनके भी पीवाईक्यू देखिए सीडीएस के, सीएपीएफ के, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ही इसको कंडक्ट करती है और हमें इसके तो देखने ही देखने, कोई डाउट नहीं है, सीएससी के तो सारे ही देखने, हो सके जितने हो सके आप वहीं से स्टार्ट करें, चाहे आपको 1995 से भी मिलते हैं ना, वहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम, यहाँ पे हमने सोर्स भी देख लिए, इन्होंने स्पेक्ट्रम को लिखा क्यों नहीं यही मैं सोच रही हूँ, पर कोई बात नहीं। तो हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पे 10 नवंबर में टेस्ट सॉल्व करनी है, और मैं 9 नवंबर के इवनिंग में आपको टेस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी,
ठीक है। और मैंने टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देनी है, तो आप प्लीज़ फॉलो करिए, आपको वहीं पे टेस्ट मिल जाएगी। और जो भी क्विज़ हम अपलोड करते हैं, तो हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्विज़ भी बनाते हैं, तो आप भी सॉल्व करते रहिए। और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी चीज़ें यूपीएससी पूछ सकती हैं, ऐसी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप फॉलो करिए। और वहाँ पे मेंस का जो है, मेंस आंसर राइटिंग भी हम करते हैं, तो मेंस का क्वेश्चन मैं डेली अपलोड करती हूँ वहाँ पे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको लिखिए और आपका आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। अगर एक दिन में नहीं चेक हुआ तो दूसरे दिन तो चेक हो ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इतना तो पता चलेगा कि हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, तो ये समझ में आता है। तो इसीलिए मीन्स कि आप क्वेश्चन एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो डेली लिखा करें। तो चलो देखते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने सिलेबस दे रखा है इतना, और यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, और ये शॉर्ट में दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने उसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको तो पता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है हमारा, तो वो लगभग 3 भागों में बांटा है, या 4 भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आता है पैलियोलिथिक आता है पहले, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के बाद आता है मीजोलिथिक आता है, या मेसोलिथिक भी बोल सकते हो आप। उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक। तो पहले का मतलब होता है ओल्ड, पैलियो मतलब ओल्ड होता है, और लिथिक का मतलब स्टोन होता है। तो यहाँ पे ये ओल्ड स्टोन हो गया। मेसो मतलब मिडल जो होता है, और ये स्टोन मिडल स्टोन के है। नियो मतलब न्यू, एंड जो लिथिक होता है वो स्टोन होता है। तो न्यू स्टोन वाला यहाँ पे हिस्ट्री है। और उसके बाद जब ये 3 फेज हम क्रॉस करते हैं, तो वो आता है चालकोलिथिक पीरियड। ओके, चालकोलिथिक पीरियड में क्या होता है, तो यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज मिलता है। यहाँ पे ब्रॉन्ज की वो कास्टिंग भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैक्स वाला जो उसे बनाते हैं, उसमें ब्रॉन्ज डालते हैं और फिर उसको एक स्ट्रक्चर में कवर करते हैं। तो वो टेक्निक यहाँ पे ही चलती है। तो उसके बाद इसको पार्ट चालकोलिथिक को हड़प्पन का पार्ट भी माना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे कि आपका इंडिया का मैप है, मान लीजिए अभी जैसे तैसे निकाल रही हूँ, यहाँ पे ये इंडिया वाली साइट आती है, यहाँ पे पाकिस्तान में जो साइट आते हैं उसके बारे में, इंडिया में जो साइट आती है उसके बारे में, और ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और या ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से लगा के आपको ये मैपिंग करनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे मैप ड्रॉ करते हो, उसमें मेंशन करते हो चीज़ें, तो भी आपके आंसर के लिए मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं। वैदिक पीरियड में जब आते हैं, तो ये वैदिक के भी 2 भाग होते हैं। जैसे कि अभी देखो, हड़प्पन वाला जो है, या 2600 से स्टार्ट होके बीसी में, बीसी टू बिफोर कॉमन ईरा टू 18 मान लीजिए, या कोई कहीं पे आपको 19 भी मिल जाएगा, 1900 तक का बीसी। तो ये है हमारा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये मान लीजिए ये हमारा चल रहा है, और यहाँ पे है हमारी प्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविल IVC है। तो ये जो स्टार्ट होती है, मान लीजिए यहाँ से लगभग BC टू यहाँ पे 18 यहाँ तक, फिर ये ब्लैंक रहा, फिर यहाँ पे वैदिक आता है। तो वैदिक यहाँ से स्टार्ट होता है 1500 से लेके 1000 तक, जो है वो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड होता है, अर्ली वैदिक पीरियड। और जो लेटर वैदिक है हमारा, लेटर मान लीजिए यहाँ पे 1000 से लेके 600 तक, हमारा BC तक हमारा ये लेटर वैदिक पीरियड चलता है। लेटर वैदिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन का इन्वेंशन हुआ था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों का कंपैरिजन करें कि इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी अर्ली की, फिर लेटर की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, चेंजेस क्या आए, कैसे शिफ्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे कौन सी रह गई थी।
तो ये सब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटल नॉर्म्स कैसे थे उस टाइम पे, मतलब सोशल सिचुएशन कैसी थी, ये सब हमें यहाँ पे। आर्ट एंड कल्चर, कौन से भगवान को मानते थे, मतलब रिलीजन जो था उसको कैसे फॉलो करते थे, दोनों का डिफरेंस देखना है, अर्ली और लेटर का। क्योंकि अर्ली थोड़ा लिबरल था, लेटर जो था वो कंजर्वेटिव बन गया था, क्योंकि यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में हमारी वर्ना सिस्टम शुरू हुआ था, तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। महाजनपदा, 16 महाजनपदा थे। देखिए 16 महाजनपदा से ही एक मगध जो है वो पावरफुल किंगडम बन के आया था। तो इसके रीजन क्या है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर रिलीजियस रिफॉर्म, आप 6th सेंचुरी में देखोगे तो यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म निकल के आए थे। तो ये क्यों निकल के आए थे, बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके कॉजेस क्या थे, फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, कितना स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म जैनिज्म। फिर उसके स्कूल होते हैं, सब स्कूल होते हैं वो भी, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर मौर्यन, मौर्यन के सारे किंग, कौन से किंग ने क्या किया, फिर उनके जैसे अशोका के इडिक्ट्स होते हैं, पिलर्स होते हैं। फिर इनका आर्ट एंड स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है मौर्यन पीरियड का, पोस्ट मौर्यन पीरियड का। तो इसके लिए एक एनसीईआरटी आती है हमारे यहाँ आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो भी मैं आपको उसका दे दूंगी, मतलब उसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई मटेरियल इसमें से आपके पास नहीं है, कोई एनसीईआरटी, तो पूछ लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। फिर यहाँ पे अगर देखोगे संगम एज, यहाँ पे एक 1 एडी के आसपास, सॉरी ये एडी है, 1 एडी के आसपास एक संगम एज था। कालचूरिया और ये सब चोला जो थे, पांड्या जो थे यहाँ पे, चेरा पांड्या, तो वो अलग है। और जो इम्पेरिकल चोला जो आते हैं हमारे 9th सेंचुरी, 9th एडी में जो आते हैं वो अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पे गुप्ता पीरियड्स, फिर आते गुप्ता, पोस्ट गुप्ता आते हैं। अरे क्या हो गया, रुको 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता, गुप्ता जो है, गुप्ता के बाद हमारे हर्षा आते हैं, हर्षा के बाद एंशियंट जो है हमारा खत्म हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आर्ट, आर्किटेक्चर इनका, स्कल्पचर, रिलीजन, फिलॉसफी, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, थिएटर, सिनेमा, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब जो है वो आप, नितिन सिंघानिया थोड़ा बल्कि है लोग, बट काफी लोग उसको रेफर करते हैं। बट मैं कहूँगी आप एक तो विजन का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल या क्विक रिवीजन वाला है उसमें से कवर कर लो ये, या तो फिर आप इग्नू वाला जो मटेरियल है तो वो वाला भी बहुत सही है, तो वहां से भी कवर कर सकते हो आप, ठीक है। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है, साइंस टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आता है जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है। तो ये आप वहां से भी कवर, जो मैंने सोर्स बताए, या तो विजन का जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल है उसमें से कवर कर सकते हो, या तो फिर आप उनका वैल्यू एडिशन मटेरियल वो भी है, वो भी बेहतर है, या तो फिर इग्नू के नोट्स। मेरे पास तो दोनों भी अवेलेबल है और मैंने दोनों के नोट्स बना के रखे हैं, तो इजी है, तो आप भी कर सकते हो, अगर खुद से करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ से फिर हमारा इंडो इस्लामिक कल्चर स्टार्ट होता है, मतलब हमारा जो मिडाइवल है, अर्ली मिडाइवल स्टार्ट होता है आफ्टर हर्षा, ठीक है। तो वहां पे राष्ट्रकूटाज आते हैं, साउथ वाली सिचुएशन अलग थी, नॉर्थ वाली सिचुएशन अलग थी। तो साउथ में राष्ट्रकूटा थे, वेंगी थे, चेरा, पांड्या, चोला, ये सब आते हैं। और ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, बस मैं सिलेबस बता रही हूँ आपको, पढ़ना तो आप ही को है। तो अभी यहाँ पे देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने देखा, इंडो इस्लामिक कल्चर, अर्ली मिडाइवल पीरियड, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों का ही अलग अलग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सल्तनत पीरियड, इसमें आते 5 सल्तनत आती है। तो लास्ट वाली कौन सी है, लोधी डायनास्टी, मतलब 5 डायनास्टीज आती हैं, तो लोधी डायनास्टी है। तो कैसे स्टार्ट हुई थी, क्यों डिक्लाइन हुआ था, ये सब आपको मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। सो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे हो गई। फिर विजयनगर एम्पायर सबसे बड़ा है, एक कंपेरेटिव मतलब कंटेम्परेरी थे और किंगडम्स।
फिर रिलीजियस मूवमेंट इसी दरमियान आई थी, मिडाइवल टाइम पे ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सूफी मूवमेंट, मुगल ही इसी टाइम पे आए थे, मराठा कॉन्फेडरेसी स्टार्ट हुई थी। तो ये डिटेल में हमें पढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में इंडिया कैसा था, फिर ब्रिटिश कैसे घुसे इंडिया में, घुसे ही थे ना इंडिया इंडिया को हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव उसके इम्पैक्ट हुए इंडिया के ऊपर बहुत कुछ। अब यही कह सकते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या कह सकते हैं। तो ब्रिटिश कैसे आए इंडिया में, ये यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है तो ये देखो, एक तो चार्टर एक्ट जो बनाए गए थे। हाँ, चार्टर एक्ट जो बनाए गए थे ब्रिटिशर के द्वारा, जो कि ट्रेड के लिए थे बेसिकली, ठीक है। फिर इनके एजुकेशन पॉलिसी इनकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और दूसरी बात और क्या है, और इनके जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वाले एक्ट, जैसे कि 1990 वाला है, 1935 वाला है, 1954 वाला है, 19 और क्या है, हाँ सॉरी 54 नहीं है, ये 1947 वाला है। तो यहाँ तक के जो भी है इनको अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर साल अगर आप PYQ उठा के देखोगे ना तो इसी से क्वेश्चंस निकल के आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। खास करके जो लास्ट वाला जो है ना आपको, ऑगस्ट ऑफर जो कि 1940 में आया था, उसके बाद ये हुई थी हमारे क्विक इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, वेबल प्लान्स आए थे। तो ये जो है एक मिशन भी आया था, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह से इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हुए थे, हमारे लीडर्स जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं 20th सेंचुरी में। फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। फिर चेंजेस आफ्टर 1857, रिवॉल्ट हुआ क्यों था, फिर उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या चेंजेस आए, ये सब हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। मॉडरेट फेज आती है हमारी 1885, जहाँ पे हमारी कांग्रेस बनी थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ तक चली थी। फिर हमारी यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये क्रोनोलॉजी आपको इसकी पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ था। अगर क्रोनोलॉजी से अगर नहीं करोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। जो न्यू लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, क्रोनोलॉजी याद रख लेना, एटलीस्ट मोटा मोटा चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये मॉडरेट फेज था, फिर ये एक्सट्रीमिस्ट फेज है, इस तरह से। तो एक्सट्रीम, और एक बात है, मॉडरेट के लीडर कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन है, ये आपको डिफ्रेंशिएट मतलब करना चाहिए, और उनके बारे में अच्छे से, उनके बुक्स हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई कैंपेन चलाया हो, कोई वीकली मंथली मैगजीन चलाया हो, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीम एंड लीडर्स। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, ये सब कब आए थे, इनकी डेट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो होम रूल है 1916 में। यहाँ पे एनी बेजेंट का होम रूल अलग था, और जो तिलक थे उनका होम रूल अलग था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे गांधी ईरा स्टार्ट होता है। गांधी कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे गांधी जी। तो इसीलिए हम ये जो 9 जनवरी है इसको भारतीय प्रवासी दिन मानते हैं, मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो गांधी ईरा है ये कब से, 1917 से लेके 1947 तक, मतलब इंडिया को आज़ादी मिलने तक चला था गांधी ईरा। फिर यहाँ पे गांधी कैसे, मतलब उनकी अचीवमेंट के बारे में। फिर यहाँ पे रोलट एक्ट हुआ था, जालियन वाला बाग जो है उसका जो कांड आपको तो पता ही है। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन
जो है सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब मूवमेंट चलाई गई थी। तो इनके बारे में डिटेल में पता करना चाहिए, किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही थी, ये सब डिटेल में कवर यहाँ पे करना चाहिए। और बाकी का यहाँ पे ये तो हमने देखा ब्रिटिश का रिस्पांस कैसे रहा है, ये सब एक्टिविटीज हो रही है। ब्रिटिश तो चुपचाप नहीं सहेंगे ना, देखेंगे नहीं बिन कि हाँ ये इंडियंस ऐसा कर रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो भी करते थे। अगर इंडियन ने आवाज उठाई थी ना तो ब्रिटिशर क्या करते थे, ये लो और एक एक्ट तुम्हारे ऊपर, और एक कायदा तुम्हारे ऊपर, और एक कानून हम लेके आते हैं तुम्हारे लिए, इस तरह से करते थे ब्रिटिशर्स। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ लो आप, बहुत मजा आएगा। मुझे तो ना सच में एंशंट हिस्ट्री, अगर थोड़ी सी उसके अगर आप किसी बुक से रिलेटेड, जैसे कि मेघदूत है, आपको उसको उसके बारे में अगर जानना है, थोड़ा बोर हो रहा है तो उसके ऊपर का थोड़ी स्टोरी सुन लो आप। यूट्यूब पे स्टोरी अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने एनिमेशन के द्वारा भी बताई है, तो उसको सुन लो, अच्छा लगेगा, आपका इंटरेस्ट और थोड़ा बढ़ेगा कि कौन से पीरियड में था कालिदास, ये सब आपको पता चलेगा और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता नहीं लोगों को बोर क्यों लगते हैं एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री, आप ना एक स्टोरी के फॉर्म में उसको पढ़ो, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे ये रिफॉर्म्स, अब ये कुछ चीजें रह गई है ऊपर, तो यहाँ पे मेंशन किए हैं, एक्ट्स है, कमिटीज, कांग्रेस सेशन कब हुए थे, न्यूज़पेपर जो आते थे उनके, वीकलीज आते थे, तो ये हर एक देखो, जैसे सुभाष चंद्र बोस है तो आपको उनके बारे में, उनके बुक्स पूरा, उन्होंने आईएनए का कैसे फॉर्मेशन किया था, ये सब डिटेल में पता होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नर है, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉयज, और ये पॉलिसीज उनकी, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट हुए थे, ट्राइबल अपराइजिंग होते थे, पीजेंट की मूवमेंट्स होते थे, तो ये सब इम्पोर्टेंट है और इसको कवर करना है। फिर लास्ट में आते हैं करंट अफेयर्स, यहाँ पे मार्च और अप्रैल के बोले गए हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अप्रैल से लेके आप जून तक इसी टाइम पे कर लेना, पढ़ लेना, साथ में ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर कुछ रहता है, आपको ऐसे कुछ लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, एक बात याद रख लेना कि आपके पास अगर कोई टाइम टेबल नहीं है ना तो प्लीज़ फॉलो करिए इसे, तो आपका भी कवर हो जाएगा सिलेबस, बिल्कुल कोई सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं रहेगा। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए। अब भी देखो हमने ज्योग्राफी कवर किया है ना, तो ज्योग्राफी को आप डेली अब रिवाइज करो, 1 या 2 घंटे आप उसको ज्योग्राफी को रिवाइज करो, तभी आपको ज्योग्राफी याद रहेगी। और साथ में साथ आप इसको 3 या 4 आवर्स तक पढ़िए हिस्ट्री को, तभी आपको ये इतने दिनों में, मतलब 9 डेज में, लगभग 8 डेज मान लो, आज अगर आपको मिल रहा है तो 8 डेज में आपको, मतलब 8 डेज में आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो। और साथ ही साथ 2 या 3 घंटे आपको इसके लिए देने हैं, ऑप्शनल के लिए देने हैं। ठीक है, और 1 आवर्स डेली सीसैट के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है, सीसैट के लिए तो देना ही देना है। देखो कितने होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 आवर्स दे रहे हैं, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 दे रहे हो, 4 हो रहे हैं, और ये 4 लगभग 8 आवर्स, मान लीजिए 10 आवर्स तो डेली हम पढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज अ ह्यूमन बींग हम पढ़ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे अंदर, मैं पढ़ सकती हूँ, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ना है और बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, प्लीज रिलीजियसली फॉलो करो। और डेली मैं मेंस का क्वेश्चन वहां पे अपलोड करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप लिखते नहीं हो, लिखो, अपलोड करो, आपका आंसर दिखाओ। जब तक आप, मतलब आप फ्रीली आप पूछ नहीं सकते हो, आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे आपकी चीजें? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।